कभी एक घुमंतू तुर्क जनजाति थी जिसने अनातोलिया की बंजर भूमि पर अपने कदम जमाए। इस जनजाति का नेतृत्व एक अद्वितीय योद्धा उस्मान प्रथम कर रहा था। उस्मान के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए एक अटूट प्रेम था और एक स्वप्न था, एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जो संसार में सबसे महान हो। यह सपना जल्द ही वास्तविकता में बदलने लगा जब उस्मान ने 1299 में एक छोटे से क्षेत्र पर अधिकार किया और ओट्टोमन साम्राज्य यानी कि सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओट्टोमन साम्राज्य यानी कि सल्तनत उस्मानिया के संस्थापक उस्मान गाजी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूँ आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। ओट्टोमन प्रथम का पुत्र ओरहान अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी सेना को संगठित किया और बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद ओरहान ने बिथिनिया क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बुसरा को अपनी राजधानी बनाया। यह न केवल ओट्टोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना बल्कि एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। ओरहान के बाद मुराद प्रथम ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। मुराद ने बाल्कन क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ा दी। सन 1362 ईस्वी में उन्होंने एडिरने पर कब्जा किया और इसे ओट्टोमन साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। एडिरने से मुराद ने यूरोप के दिल में अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। सन 1389 में कोसोवो की युद्ध भूमि पर मुराद ने सर्बियाई सेना को हराया और ओट्टोमन साम्राज्य का झंडा बाल्कन के ऊपर लहराया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओट्टोमन साम्राज्य का शक्तिशाली शासक महमद द्वितीय आया, जिसे महमद फातेह के नाम से भी जाना जाता है। महमद की आंखों में कॉन्स्टेंटिनोपल की महान दीवारों को देखकर एक जुनून सवार हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, जिसे उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली किलेबंद शहरों में से एक माना जाता था। 1453 की वह सर्द सुबह थी जब महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 54 दिनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार ओट्टोमन सेना ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल अब ओट्टोमन साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था और महमद ने इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया। इस विजय ने ओट्टोमन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और महमद को फतह करने वाले के रूप में याद किया जाने लगा। महमद की विजय के बाद ओट्टोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। इस युग का सबसे प्रमुख शासक था सुलेमान प्रथम, जिन्हें सुलेमान महान के नाम से जाना जाता है। सुलेमान ने 1520 में गद्दी संभाली और उनकी नजरें केवल विस्तार पर नहीं बल्कि साम्राज्य के अंदरूनी सुधारों पर भी थी। सुलेमान के शासनकाल में ओट्टोमन साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमाओं को छुआ। उन्होंने बेलग्रेड, हंगरी, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उनकी सेना के अद्वितीय संगठन और रणनीतियों ने उन्हें कानूनी का उपनाम दिलाया। उन्होंने कानून और प्रशासन में सुधार किए और ओट्टोमन साम्राज्य को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में भी सुलेमान के शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। इस्तांबुल में उन्होंने प्रसिद्ध सुलेमानिया मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी तुर्की की शान है। लेकिन समय बदलता है। सुलेमान की मृत्यु के बाद ओट्टोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सुलेमान के उत्तराधिकारियों में वह क्षमता और दृष्टिकोण नहीं था जो इस विशाल साम्राज्य की आवश्यकता थी। 1683 में वियना की दूसरी घेराबंदी ने ओट्टोमन साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया। यूरोपीय शक्तियों को संगठित प्रतिरोध के सामने ओट्टोमन सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। यह ओट्टोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में ओट्टोमन साम्राज्य को आंतरिक विद्रोह, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। बाल्कन के कई क्षेत्रों ने ओट्टोमन साम्राज्य के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों ने स्वतंत्रता हासिल की। क्रीमियन युद्ध 1853 से 1856 ने ओट्टोमन साम्राज्य की कमजोरी को और उजागर किया।
यद्यपि इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोपीय शक्तियों की मदद से रूस को पराजित किया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य अब अपने पूर्व गौरव को बनाए रखने में असमर्थ है। प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन साम्राज्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों जैसे कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गठबंधन किया, लेकिन युद्ध में हार के बाद उसे विभाजन का सामना करना पड़ा। सेवर्स की संधि ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत ऑटोमन साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों का विभाजन हो गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की स्थापना के साथ 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। अतातुर्क ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित किया। ऑटोमन साम्राज्य के पतन से उभरते नए राष्ट्र। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ये राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से निकले। तुर्की, यह ऑटोमन साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र से उत्पन्न हुआ और 1923 में तुर्की गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इराक, जो पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, 1920 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सीरिया और लेबनान, ये दोनों राष्ट्र भी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी मंडेट के तहत आए। बाद में ये स्वतंत्र राष्ट्र बने। फिलिस्तीन और जॉर्डन, ये क्षेत्र पहले ब्रिटिश नियंत्रण में आए और बाद में जॉर्डन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। सऊदी अरब का गठन हिजाज और नेज के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, जो पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। मिस्र, जो पहले औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था और 1922 में इसे स्वतंत्रता मिली। लीबिया, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के ये क्षेत्र भी पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे और बाद में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बने। कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, ये क्षेत्र भी पहले ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। ऑटोमन साम्राज्य की कहानी एक महान साम्राज्य के उदय और पतन की कहानी है। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग 600 वर्षों तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शासन किया। हालांकि समय के साथ आंतरिक संकट और प्रशासनिक विफलता और बाहरी दबावों ने इसे कमजोर कर दिया, लेकिन इस साम्राज्य की विरासत आज भी तुर्की और पूर्व ऑटोमन क्षेत्रों में जीवित है। ऑटोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक, प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाएं आज भी इन क्षेत्रों पर प्रभाव डालती हैं। सुलेमान महान की न्याय प्रणाली को लेकर इस्तांबुल की मस्जिदों तक ऑटोमन साम्राज्य की छाप हर जगह देखी जा सकती है। ऑटोमन साम्राज्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि समय के साथ हर साम्राज्य का उदय और पतन होता है, लेकिन उसकी विरासत सदियों तक जीवित रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।